हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना तरंग का चैप्टर। जो तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन एएलपी में आते हैं वो कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है एक्टिव न्यूज राइट लर्न के साथ। इसमें हम सीखने वाले हैं पहले तरंग। अब ये तरंग में जो हम सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो लंबा होगा। पहले समझेंगे और फिर कवर करेंगे, तो समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी तरंगें होती हैं और वो अलग अलग कैसे होती हैं वो आपको पहले पता लगेगा और फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और अगर वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, लंबा होगा ये वीडियो, तो अंत तक बन रहे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले कवर कर लेते हैं तरंग। देखिए, पहले क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ। अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें और एक्सरे और श्रव्य तरंगे। देखो, इन किरणों के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी तरंगे हैं, कौन सी किरणें हैं। तभी हम इन पर काम कर पाएंगे, तभी हम इनके क्वेश्चनों के आंसर बता पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तरंग दैर्ध्य वगैरह का, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आवर्ती का पता होना चाहिए, वेग का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो पहले हम कवर कर लेते हैं ये 2 पेज, जिस पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो तरंग है वो क्या करती है? तरंग जो है वो अपने साथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना किसी बीच में माध्यम के एक माध्यम की ऊर्जा को दूसरी माध्यम तक, देखो यहाँ पे कोई कोई भी उसके पास, जैसे पृथ्वी, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही है, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल तो केवल पृथ्वी के चारों तरफ थोड़ी दूर तक है, फिर तो कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रकाश की किरणें हैं या फिर प्रकाश हम तक आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ कुछ ऊर्जा भी आ रही है, गर्माहट आ रही है, तो वो आ कैसे रही है? उसमें क्या कारण है? जब वहाँ पे निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, कोई कोई तार नहीं बिछा हुआ कि गर्माहट आए। ठीक है, तो ये आ रही है और इनमें ही हमारी क्या होती है, तरंगे होती हैं। वो तरंगे क्या करती हैं, कुछ ऊर्जा के द्रव्यमान और संवेग संवेग को साथ में लेकर उसे एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचा देती है। इतनी बात समझ में आई? तरंगे किन्हें कह रहे हैं? जो एक माध्यम की ऊर्जा को दूसरे माध्यम तक बिना किसी माध्यम के उसके संवेग को दूसरे माध्यम तक, कणों के संवेग को और ऊर्जा को दूसरे माध्यम तक पहुंचा देती हैं। वो हमारी तरंग कहलाती हैं, वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इन वेव्स के बारे में हमारा जो पढ़ाई में है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है, वो कैसे पूछता है, कहाँ से आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे इसके जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि जो तरंगे, देखो, तरंग को माध्यम की आवश्यकता भी हो सकती है और नहीं भी। देखो, ऐसी भी तरंग होती हैं जो बिना माध्यम के भी चल सकती हैं, और ऐसी भी होती हैं जिन्हें माध्यम की ज़रूरत होती है। तो जिन्हें माध्यम की ज़रूरत है पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। पहले माध्यम वाली पढ़ लेते हैं। जिन्हें माध्यम की ज़रूरत है उन तरंगों को क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी हैं तो नाम याद रखना। ठीक है, तो माध्यम में जिन्हें माध्यम की आवश्यकता है वो कौन सी तरंग कहलाती है? उनका नाम है यांत्रिक तरंगे या फिर प्रत्यास्थ तरंगे। ठीक है, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता है। और ये तरंगे कौन सी होती हैं? ध्वनि तरंगे और भूकंप की तरंगे। देखो, अगर पृथ्वी नहीं होगी तो भूकंप की तरंगे कहाँ आएंगी? ठीक है, वहाँ पे हमें पृथ्वी के सतह की ज़रूरत है। और ध्वनि तरंगों में क्या होता है, जो तरंगे अ, ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों में हमें वायु की ज़रूरत है। बिना वायु के हम अपनी आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे सूर्य से हमारे तक प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो उसी तरह हमारे से बोले गए शब्द सूर्य तक नहीं जा सकते, कुछ दूरी तक जाएंगे। देखो, आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि आप पृथ्वी पर ही अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाते। जैसे काफ़ी दूरी पर आप खड़े हो, तो आपको कोई आवाज़ लगाए तो उसे वो आवाज़ आपकी दब जाती है, सुनाई नहीं देती। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है, और वो उस माध्यम में कुछ दूरी तक ही काम करती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और भूकंप की तरंगे भी यांत्रिक तरंगे हैं। उन्हें ही हम प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। याद रखना, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। एक तरंग हमने पढ़ ली। दूसरी है, जब हमें माध्यम की आवश्यकता ना हो। जब हमें माध्यम की आवश्यकता ना हो तो उन तरंगों को हम क्या कहेंगे, जो बिना माध्यम के भी चलती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहेंगे या प्रत्यास्थ तरंगे कहेंगे।
देखो इन्हीं के बारे में से हमसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, यांत्रिक तरंगों के, ध्वनि तरंगों के, ये कैसी कैसी होती है। देखो ये बॉक्स अलग बना लेना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और ये बॉक्स अलग बना लेना। विद्युत चुम्बकीय तरंगे को माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अपसर्गीय तरंगे कहते हैं। एक्स किरणें, रेडियो किरणें, ये 7 प्रकार की हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 7 प्रकार की हैं, और अगर आपको 7 के 7 पता है तो फिर आपके सारे क्वेश्चनों को आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब है कंपन के आधार पर इन्हें बांटा हुआ है, ठीक है। माध्यम के आधार पर बांट लिया, अब कंपन के आधार पर जिन तरंगों में, जैसे तरंग इधर को चली और उसका जो कंपन है वो भी उसके साथ साथ ऐसे ही चल रहा है फटाफट, ठीक है, तो वे तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाएंगी, यानी कि उसके 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 समांतर ही वो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो तरंगे हैं वो उसके साथ ही उसका जो अप डाउन का मामला है, ठीक है। तरंग संचरण की अनुदिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। कंपन क्या करेगी, तरंग जो है, तरंग जितनी स्पीड से तरंग चलेगी उतनी स्पीड से उसका जो कंपन है उसकी साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। और एक तरंग ये है, तरंग तो चली गई आगे लेकिन कंपन रह गया ऐसे, यहीं पे कंपन यहाँ पे ज़्यादा है, तरंग आगे तक चली गई, तो वो क्या है, वो उसके 90 डिग्री पर उसका कंपन ज़्यादा हो रहा है, उसकी बहने की दिशा से 90 डिग्री पर। जब भी 90 डिग्री पर बहने की दिशा से 90 डिग्री पर ज़्यादा काम करेगा उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे किन्हें कहेंगे, जो कंपन की दिशा के लंबवत कार्य करेंगे, सॉरी, तरंग की दिशा के लंबवत कार्य करेगा कंपन ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ऐसे लंबवत कार्य करेगा, यहाँ पे कंपन ज़्यादा होता रहेगा लेकिन तरंग आगे चली जाएगी, ठीक है। तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। तो रस्सी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और जो ध्वनि में तरंगें होती हैं, ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि में उसके साथ साथ जितनी स्पीड से आगे तरंग गई है उतनी स्पीड से कंपन भी उसके साथ आगे जा रहा है, तभी आपको किसी की बात बोली हुई एकदम से वैसी ही सुनाई देती है जैसी उसने बोली है, ठीक है। और जितनी दूर आप खड़े हैं उतनी दूरी पे उसकी स्पीड जितनी कम होके जाएगी आपको उतनी ही स्पीड से आपको कम सुनाई देगा, ठीक है। तो 4 चीज़ हो गई। कंपन के आधार पर हमने ध्वनि तरंगों को देख लिया। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे हैं जिसमें तरंग की दिशा के समांतर कंपन काम करता चला जाए उसके साथ साथ उसी स्पीड में। अनुप्रस्थ तरंगे वो हैं, तरंग आगे चली गई लेकिन उसका जो कंपन है वो पीछे रह गया और 90 डिग्री पर अधिक काम करता रह गया, ठीक है, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तरंग का संचरण की विमा। अब विमा में क्या है, अक्ष होती है, ठीक है। इस अक्ष, एक अक्ष बना रहा है तो एक विमीय है, ठीक है। 2 अक्ष बना रहा है तो द्विविमीय है, ठीक है। 2 अक्ष बना के चल रहा है और बहुत सारी अक्ष बना के चल रहा है, चारों तरफ को फैल के चल रहा है, ठीक है, तो त्रिविमीय। जैसे हमारा प्रकाश होता है वो त्रिविमीय होता है, ठीक है। तो इसमें से हम तरंगों को देख लेते हैं। तो तनी हुई रस्सी में एक विमीय तरंग होती है। जल की सतह, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जल में जो होता है तल पर जो होता है वो द्विविमीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जल में, ठीक है। जल के बारे में पूछ लेगा क्योंकि जल का एक निश्चित नहीं होता, वो कभी कोई वेव आई और वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे, तो उसमें 2 अक्ष पे काम करता है वो, ठीक है। और त्रिविमीय निर्वात में संचरित तरंग प्रकाश तरंगे, ठीक है। निर्वात में संचरित प्रकाश की किरणें मैंने बताया, तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, इसी कारण फैलती हैं क्योंकि उनमें कोई निश्चित विमा नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा संचरण, देखो ये चीज़ें हमसे नहीं पूछता इतनी, बस हमें इतना ही बहुत है कि ये कौन कौन सी होती हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इसमें यांत्रिक तरंगे और प्रत्यास्थ तरंगे कौन सी है, ये बताया इसने। इन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की उपस्थिति आवश्यक है, उन्हीं को हमने यांत्रिक तरंगे और प्रत्यास्थ तरंगे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इन माध्यम में दो गुणों का होना आवश्यक है, प्रत्यास्थता तथा जड़त्व का होना। अतः तरंगों की चाल माध्यम के इन दोनों गुणों पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी तरंगे आती हैं, ध्वनि तरंगे आती हैं यांत्रिक तरंगों में, किसी रस्सी में उत्पन्न तरंगे आती हैं, भूकंप की तरंगे आती हैं, द्रव में उत्पन्न तरंगे आती हैं आदि। माध्यम की उपस्थिति में इन तरंगों का संचरण संभव नहीं है, ठीक है। माध्यम की अनुपस्थिति होने पर ये तरंगे नहीं चलेंगी, अगर इनका माध्यम इनके पास नहीं है तो ये चलेंगी नहीं, इसीलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहा। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी हैं, तो
विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अपस्रव्य तरंगे भी कहते हैं, तो ये नाम आप दोनों लिख सकते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो ये बिना माध्यम के चलती हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। तरंग निर्वात और अंतरिक्ष या माध्यम सभी में संचरण करती हैं, निर्वात हो या माध्यम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेंगी। इन तरंगों की चाल निर्वात तथा माध्यम के विद्युत व चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए दृश्य प्रकाश किरणें, जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, दृश्य प्रकाश किरणों में आता है। परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, और ऊष्मीय तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे किरणें, गामा किरणें। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि गामा तरंगे से लेकर दृश्य तरंगे और परावैंगनी किरणें कैसी होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक। विद्युत चुम्बकीय तरंग का लक्षण क्या है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय कंपन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो विद्युत तथा चुंबकीय कंपन परस्पर लंबवत दिशा में होंगे। तरंग का संचरण कंपन के लंबवत होगा। ठीक है, तरंग का जो संचरण होगा कंपन के लंबवत होगा। निर्वात या वायु माध्यम में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, जितना प्रकाश का वेग होता है लगभग, ठीक है, लगभग होता है प्रकाश का वेग के बराबर। तरंग संचरण के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि तरंग वो चीज़ होती है जो किसी एक माध्यम की ऊर्जा को दूसरे माध्यम तक बिना किसी माध्यम के पहुंचा दे। इस माध्यम की ऊर्जा है, इसमें इसकी ऊर्जा को बिना किसी माध्यम के दूसरे माध्यम तक पहुंचा रही है, उसे तरंग कह रहे हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो हमने 7 की बात की थी कि 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, पहले उनके नाम देख लेते हैं। 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, फिर हमारी लघु रेडियो तरंगे। तो इन्हें अलग अलग इंसान ने बताया है कि ये तरंगों पे जब काम किया होगा, तो इन्होंने मार्कोनी ने बताया है दीर्घ तरंगों के बारे में, हर्ट्ज ने बताया है लघु तरंगों के बारे में, लघु रेडियो तरंग के बारे में। ठीक है, अब ये अलग अलग कैसे हैं, देखो। जो हम तरंग दैर्ध्य देखते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे समझा देता हूँ। तरंग दैर्ध्य देखो, ये तरंग चली और तरंग का काम क्या होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया, तो इसने जितनी दूरी चली एक चक्कर में, उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, और इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जितनी दूरी इसने एक चक्कर में चली उसको इस तरंग की तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में ही हम क्या समझते हैं, जितनी दूरी इसने चली वो तो हो गया, जितना इसने एक चक्कर में समय लिया उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, लिख लेना, आवर्तकाल। जितना इसने एक चक्कर में समय लिया उसे टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवर्तकाल बोल दिया। और ये होता है जितनी दूर ये अपने अक्ष से गई, जितनी दूर, देखो कोई यहीं की यहीं ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, छोटा स्थान भी तो हो सकता है ना, बहुत कम समय में, बहुत कम दूरी में ही अपने चक्कर को पूरा कर लेगी। तो ये जो दूरी है और ये जो बीच की दूरी है, इसको हम बोलते हैं स्रंग। क्या बोलते हैं, स्रंग। और इसको नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। और इसके एक ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। पूरा जो उसका जितनी ऊपर जाती है जितनी नीचे जाती है उसको बोलते हैं आयाम। ठीक है, 3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें बता दी मैंने। आवर्तकाल किसे बोल रहे हैं, जितना एक चक्कर में समय लग रहा है, जितनी एक चक्कर में दूरी तय कर रही है उसे तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और ऊपर वाले हिस्से को स्रंग बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को गर्त बोलते हैं। ठीक है, और इसके दोनों हिस्सों को दो मिला दें तो ये आयाम कहलाता है। ठीक है, तो जो तरंग दैर्ध्य है उसकी स्पीड, उसकी जो एक चक्कर में दूरी एक चक्कर में जितनी दूरी कोई तरंग तय कर रही है उसके आधार पे, देखो कोई इतनी दूरी तय कर रही है, कोई इतनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, एक चक्कर में, तो उसके आधार पे हमने इन तरंगों का नाम रखा हुआ है। आवर्ती किसे कहते हैं, आवर्ती बोलते हैं जब
ऐसे 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 एक तरंग जा रही है, तो 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए, 1 2 3, ठीक है। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, तो उसकी आवर्ती कितनी हुई, 1 सेकंड में, 1 सेकंड से मापते हैं, 1 सेकंड में जितने चक्कर वो लगा लेती है उससे उस वेव की आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के आधार पर इन्हें हमने बांटा हुआ है। जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उनकी आवर्ती कम होगी, जिनकी आवर्ती ज़्यादा है उनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, उल्टा संबंध है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उनकी आवर्ती कम होगी, और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उनकी आवर्ती, चलिए समझते हैं इसमें। दीर्घ वाली समझते हैं पहले। मार्कोनी ने क्या बताया कि जिसका जो चक्कर है 1 मीटर से लेके, एक एक चक्कर जो तय कर रही है वो वेव 1 मीटर से लेके 10,000 मीटर तक की दूरी में एक चक्कर तय कर रही है। कितना, 10,000 मीटर, 10⁴ को 10,000 बोलेंगे तो 10,000 मीटर की दूरी में तक उसका 1 मीटर से कम का चक्कर नहीं होता, तो वो बहुत लंबी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो जब इनका तरंग दैर्ध्य इतना लंबा है, ठीक है, तो इनकी आवर्ती क्या होगी, इनकी आवर्ती कम होगी सबसे, सबसे कम है ये 10⁶ से लेकर 10⁴ तक, ठीक है। 10⁶ से लेकर 10⁴ तक इनकी आवर्ती होती है। तो दो चीज़ आपको नोट करके चलनी होगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो जो दीर्घ तरंगे हैं वो 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होती हैं। पहले आप तरंग दैर्ध्य से समझ लीजिए कि इनका उपयोग किस में किया जा रहा है, रेडियो में और टेलीविज़न में किया जा रहा है। रेडियो और टेलीविज़न जो हमारे चलाए जाते हैं वो इन्हीं के उपयोग से चलाए जा रहे हैं। दोनों किरणों का यूज करते हैं रेडियो टेलीविज़न चलाने में। आगे चलते हैं, तो इसमें कैसा अंतर है, जो लघु होती हैं वो देखिए 10⁻³ माइनस में चल माइनस की 3 से 1 मीटर तक, 10⁻³ का मतलब है 0.001 मीटर से लेकर 1 मीटर तक की दूरी में ये चक्कर अपना पूरा करती है। मैक्सिमम 1 मीटर और 0.001 मीटर में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो ये छोटी होती चली जाएंगी, जितना उनका तरंग दैर्ध्य छोटा होता जाएगा उतनी उनकी आवर्ती बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के गुणनफल से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी तरंग का वेग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य। ये सब आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प करेंगे, आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य, ठीक है। लिख लीजिए आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य। अब आता है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें आपने पढ़ी होंगी। तो मेनली हमसे पूछता है कि इनका यूज कहाँ कर रहे हैं हम। तो जो हमारी रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगे दोनों हम टेलीविज़न में और अपने टेलीफोन में कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वेव्स तरंग दैर्ध्य पूछ लेता है कि किसने कितनी है और किसने इनका खोज की थी। तो हर्ट्ज ने लघु की थी और मार्कोनी ने दीर्घ की थी। अवरक्त किरणों में क्या होता है, इंफ्रारेड किरणों में, कि इनकी तरंग दैर्ध्य इनसे कम होती है लघु से, ठीक है। कितनी होती है, 7.8, ये पूछ लेता है 7.8 गुना 10⁻7 से लेकर 10⁻³ तक, क्योंकि 10⁻³ से लेकर 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक कौन है, जो तुम्हारी लघु रेडियो तरंगे हैं वो हैं, तो इससे कम ही होगी। तो इससे यहाँ तक कम तक, कितने कम तक, 7.8 गुना 10⁻7 तक, ये क्या है, ये हमारी अवरक्त किरणें हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, हम करते हैं टीवी के रिमोट में, ठीक है, टीवी का रिमोट कंट्रोल में और कोहरे में फ़ोटोग्राफी करने के लिए। ये चीज़ें पूछेगा आपसे, फ़ोटोग्राफी करने के लिए कोहरे में और टीवी के रिमोट कंट्रोल का प्रयोग करने के लिए हम किन किरणों का उपयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। और इन्हें किसने बनाया है, किसने बताया है, हर्सेल ने बताया है। तो इनकी जब इनका तरंग दैर्ध्य कम होता जा रहा है तो आवर्ती बढ़ती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे 10⁻10 से लेकर 10⁸ तक था लघु में, लघु रेडियो तरंगों में, और यहाँ कितना हो गया 10⁻12 से लेकर 10 तक, तो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दृश्य किरणें, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, जिस प्रकाश में हम घरों में रहते हैं उस प्रकाश की बात कर रहा है।
या फिर जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, बहुत सारी किरणें हैं लेकिन हमें प्रकाश वाली किरणें दिखाई देती हैं केवल, और किरणें हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्योंकि उनकी आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य के आधार पर उनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देती। इससे हमें वस्तु दिखाई देती है, जिससे भी हमें वस्तु दिखाई दे रही है वो हमारी कौन सी किरण है, वो हमारी विजिबल रेडिएशन है। इसकी जो खोज की थी वो न्यूटन जी ने की थी, और इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो सीधी सी बात है 7.8 गुना 10⁸ तक तो 10⁻⁻7 तक तो हमारी अवरक्त किरणें हैं, तो इनसे कम ही होगा। तो कहाँ तक कम है, 4 गुना 10⁻⁷ तक, ठीक है। 7.88 गुना 10⁻⁷ से कम होकर कितना कम हो जाता है, 4.4 गुना 10⁻⁻7 तक की जितनी भी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं वो हमारी दृश्य किरणें हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देती हैं। अगला चलते हैं, तो पराबैंगनी किरणें। अब हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, पराबैंगनी किरणों का अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनका प्रयोग हम सिकाई करने में करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में करते हैं, और कीटाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हम आजकल सुनते हैं ना कि ऑपरेशन किससे हुआ है, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट किरणें ही होती हैं, ठीक है, ठीक है, दूरबीन वाला ऑपरेशन बोल देते हैं उसको। चलिए, तो इसको बोलते हैं किसने दिया है, रिटर ने दिया है। तो सीधी सी बात है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो कितना होगा, इन वाली से कम होगा। तो 4 गुना 10⁻⁷ तक तो -7 तक तो ये था ही, तो इससे कम होकर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 10⁻⁹ तक, -7 से 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो इनकी आवर्ती बढ़ेगी, ठीक है। आवर्ती बढ़ने का मतलब है कि इनका एक चक्कर बहुत ही छोटे छोटे चक्कर में फटाफट पूरा कर देती है, ठीक है। तो इनका उपयोग हमने पढ़ लिया है, आवर्ती हमने पढ़ ली। आगे चलते हैं, अब है एक्सरे किरणें, एक्स किरणें। एक्स किरणों में क्या होता है, इनका जो खोज की थी वो रोंटगन ने की थी, और जो तरंग दैर्ध्य है वो -9 से कम होता चला जाएगा। 10⁻⁻9 तक हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें थी, और उससे भी कम चले जाओ तो 10⁻12 तक अगर चले जाए तो हमारी वो किरणें किस में बदल जाती हैं, एक्सरे किरणों में बदल जाती हैं। तो ये खतरनाक होती चली जाती हैं, ठीक है। इनका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे करवाया होगा आपके आसपास या आपका कभी हुआ हो, तो एक्सरे होता है शरीर में जो बीमारी होती है हड्डी वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है या नहीं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो इसकी आवर्ती घटती जा रही है, देखिए आवर्ती घटती जा रही है, ये आवर्ती घटती जा रही है, ठीक है, सॉरी आवर्ती बढ़ती जा रही है, तरंग दैर्ध्य घटती जा रही है, ठीक है। गामा किरणें, अब ये जो गामा किरणें हैं बैकुरल ने खोज की थी। बैकुरल ने जो खोज की थी असल में अल्फ़ा, बीटा और गामा तीन किरणों की खोज की थी, लेकिन जो गामा किरणें हैं उनकी जो स्पीड है या फिर तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश के चाल के लगभग समान है। तो भेदन क्षमता इनकी अधिक होती है, और इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है, ठीक है। तो गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। तो जो हमारा 10⁻⁻14 से लेकर और 10⁻4 या फिर कहें कि 1 मीटर, 10⁻14 से लेकर 1 मीटर तक की जो जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। इसके बीच में जितनी भी हैं ये सब देखो 10⁻14 से लेकर 1 मीटर तक के बीच में ही आ जाएंगी सबकी रेंज, ठीक है। तो हमने थोड़ा जान लिया है इनकी आवर्ती कितनी होती है, 10⁻20 से लेकर 18 तक होती है। तो 10⁻20 से लेकर आवर्ती अगर पूछे तो 10⁻20 से लेकर कितनी जा रही है, लास्ट 10⁻4 तक जा रही है। 10⁻4 से लेकर आवर्ती 10⁻20 तक होती है किनकी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। ये 7 प्रकार की तरंगें हैं जो हमने पढ़ ली हैं। अब हम क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। जो हमारी
अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, ध्वनि किरणें हैं, प्रासर्व्य तरंगे वो होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, ठीक है। श्रव्य तरंगे और प्रासर्व्य तरंगे जो हमारे सुनने की क्षमता से बाहर है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। कैनाल किरणें और कॉस्मिक किरणें, ये किरणें कुछ किरणें ऐसी हैं जो हमारे विद्युत चुम्बकीय किरणों की स्पीड की रेंज से बाहर है, ठीक है। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। देखिए हमने श्रव्य तरंगों को बाहर रख दिया, अल्फा को बाहर रख दिया, बीटा को बाहर रख दिया। हमारी एक्सरे किरणें आई थी उसमें, याद करिए एक्सरे किरणें आई थी। तो एक्सरे किरणों का जब हम डॉक्टरी लाइन में यूज कर रहे थे वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वे जो तरंगे निर्वात में भी संचरित होती हैं हो सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, दीर्घ रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इनकी तरंगदैर्ध्य परिसर 10 की पावर, परिसर से मतलब होता है रेंज, कहाँ से लेकर 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर 4 तक बताई जाती है, ठीक है। 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर 4, आप यहाँ पे 1 मीटर भी ले सकते हैं और 10 की पावर 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य 10 की पावर -8। अब ये जो खाली जिसके बारे में इसने बताया है उन किरणों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, किसके बीच में, 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4 के बीच में आ रहा है। देखो 10 की पावर -10 और 10 की पावर 8 मीटर तक होती है। इनका प्रयोग चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। आगे चलते हैं, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। रंग पूछ रहा है तो 2 रंगों के बारे में पूछेगा, लाल और बैंगनी, ठीक है। लाल और बैंगनी याद रखना, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब इनकी आवृत्ति पूछेगा तो आवृत्ति किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बैंगनी रंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी और लाल रंग की आवृत्ति कम होगी, ठीक है। तरंगदैर्ध्य इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी तरंगदैर्ध्य कम है, लेकिन आवृत्ति इसकी ज़्यादा है और इसकी आवृत्ति कम है, ठीक है। दोनों में उल्टा संबंध होता है रंग के आधार पर। तो इसी आधार पर ये चमकते हैं और ये नहीं चमकते, ये चमकते हैं और ये नहीं चमकते ज़्यादा, ठीक है। लाल रंग का प्रयोग हम चमकने के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को जानने में सबसे ज़्यादा लाल रंग हमें चमकता है दूर तक, ठीक है। तो क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य तेज होता है, सबसे तेज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि दोनों के आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी तरंग का वेग निकाल लेते हैं, कितनी स्पीड से आगे जाएगी वो तरंग, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जब वेग स्थिर और तरंगदैर्ध्य आदि रखी जाए तो आवर्ती दुगनी हो जाती है। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, अभी कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन दिया है आरआरबी ने। देखो ये सूत्र तो हमारा सही हो गया, वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य, एक चीज़ तो हमारी सही होगी, ठीक है। जब वेग स्थिर रखा जाए, तो अगर मुझे इसे स्थिर रखना है, ठीक है, तो वो कह रहा है तरंगदैर्ध्य को मैं आधा कर रहा हूँ, तो वेग स्थिर तो नहीं रहेगा ऐसे, तो आवर्ती को क्या करना पड़ेगा, आवर्ती को दुगना करना पड़ेगा, जिससे 2 से 2 कट जाए, ठीक है। तो आवर्ती को दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। ये कथन, इसमें क्या हो जाएगा, अभी कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो वेग बराबर v बराबर आवर्ती को n से डिनोट करते हैं और जो हमारा तरंगदैर्ध्य होता है उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। नोट कर सकते हैं आप सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग में हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। तो तरंगदैर्ध्य उसमें होता है, आवर्ती भी होती है, आयाम भी हमने पढ़ा है, लेकिन तरंग बिना माध्यम के भी चल जाती है, तो माध्यम का होना ज़रूरी नहीं है। और यही उसने पूछा है कि विशेषता नहीं है, विशेषता में नहीं आता माध्यम, ठीक है। आगे चलते हैं, माध्यम हो या ना हो, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आ रहा है। यदि एक तरंग की आवर्ती बढ़ती है तो तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होता है। हमने बताया कि जब भी आवर्ती बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ इनमें से कम होगी, ठीक है, तो घट जाती है, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनमें से बताना है कि कौन सी किस काम आ रही है। हमने पढ़ा है कि अवरक्त किरणें किस काम आती हैं। अवरक्त किरणें हमारी रिमोट कंट्रोल में काम आती हैं, ठीक है। अब सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे और गामा किरणें। तो हमारी गामा किरणें किस काम आ रही हैं। गामा किरणें काम आ रही है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। सबसे तेज होती हैं ये, सबसे हाई हाई होता है, तो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि रेडियो तरंगे हम सेलुलर फ़ोन में यूज कर लेंगे, और सूक्ष्म तरंगे विमान में रडार में, विमान के रडार में शायद, हाँ उल्टा हो गया, तो सूक्ष्म तरंगे इसमें चली जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पी के लिए तीसरा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, पी में तीसरा और क्यू में दूसरा, आर में पहला, एस में 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसीलिए पढ़ाई है सारी इतना टाइम इसीलिए लगाया है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2-3 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का डेरिवेशन इसका सारी किरणों के बारे में इसने खोल के बताया है कि कौन कौन सी किरण कितनी तरंग दैर्ध्य होती है सबकी, ठीक है, और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, ठीक है, देख सकते हैं, वही हमने ऊपर पढ़ा है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट, हमने टेलीविज़न रिमोट पे केवल जो हमारी अवरक्त किरणें हैं उनको पढ़ा है, ठीक है। टेलीविज़न रिमोट के लिए अवरक्त किरणें हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। मैंने बताया अनुदैर्ध्य तरंगे और अपसर्व तरंगे, 2 तरंगे थी। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, उसके साथ साथ बहुत स्पीड से उसी के साथ साथ चल रही हैं। अपसर्व्य तरंगे कौन सी थी, जो तरंग आगे चली गई लेकिन वो एक ही काम करती रह गई, तो वह अपसर्व्य तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ से मतलब समांतर दिशा में कंपन कर रहे हैं अनुदैर्ध्य में, ठीक है। किसी सतह की तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो कौन सी है, समांतर गति कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर यहाँ पे कह देता कि लंबवत गति कर रहे हैं तो आंसर हो जाता अनुप्रस्थ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखो, आरआरबी जेईई में पूछा है 2019 में, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं। और आपका अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यहाँ पे दे रहा है विरलीकरण। विरलीकरण कहाँ होता है, गैसों में होता है, ठीक है। विरलीकरण और संघनता गैसों में होता है, 2 चीज़ होती हैं ये, ठीक है। ये गैसों का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जब वायु में दाब घटता है तो विरलीकरण उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब वायु में दाब बढ़ता है तो उसमें सघनता आती है। सघनता से मतलब उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो विरलीकरण यानी कि फैलाव कब होगा, जब वायु में दाब घट जाएगा तो वायु फैलेगी, ठीक है। दाब घट गया तो वायु के कण क्या करेंगे, फैलेंगे ऐसे, तो उसे विरलीकरण कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि विरलीकरण क्या होता है, जहाँ हवा का दाब निम्न होता है, ठीक है। मैंने बताया जब भी हवा का दाब निम्न पड़ेगा तभी तो वो फैलेंगे, और जहाँ पर वायु का दाब अधिक होता है वहाँ क्या होता है, सघनता होती है, ठीक है, सघनता होती है। आगे चलते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब, देखो संपीड़न कहाँ होगा, कोई वस्तु जब दब रही है तो उसे संपीड़ित वस्तु बोलते हैं। संपीड़ित स्प्रिंग किसे बोलते हैं, जब स्प्रिंग को ऐसे कोई लंबा स्प्रिंग है और उसे दबा के ऐसे छोटे से रूप में दबा दिया, उसे ऐसे फोर्स लगा के, तो उसे संपीड़न स्प्रिंग बोलते हैं। तो संपीड़ित कब होगा, जब दाब बढ़ेगा, तो वायु दाब बढ़ गया तभी वायु दाब उच्च होगा, तभी संपीड़ित होगा, ठीक है। तो वायु के बारे में 2 क्वेश्चन इसने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस चित्र में प्रासर्वीय तरंगों के कार्य को दर्शाता है, तकनीक को क्या कहते हैं। ये प्रासर्वीय तरंगे हैं, ठीक है। और प्रासर्वीय तरंगों, अभी ये एक पेट का अल्ट्रासाउंड है,
जिसमें शिशु को जानने के लिए उसको सही है या नहीं, तो अल्ट्रासाउंड तकनीक से बोलेंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी किस तरंगों पर, प्रासर्व्य तरंगों पर आधारित है, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय नहीं होती, प्रासर्व्य तरंग होती है, ठीक है। सुनने वाली तरंगों पर काम करते हैं इससे, ठीक है। इसमें अल्ट्रासाउंड आपने करते हुए अगर देखा हो तो डॉक्टर अपने कान में एक मशीन लगा लेते हैं और उसे ऐसे उसे रख के देखते हैं, तो उससे पता लगा लेते हैं वो। आगे चलते हैं। अब हमने देखा है पानी पर जो तरंग थी उन पे आधारित 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो कोई रस्सा या लंगर डालकर कोई नाव रोकी तो नाव की धाराओं से घिरी हुई है। तो धारा का जो तरंग दैर्ध्य है वो 125 मीटर है और चलते हुए ढलाव की गति कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति, तो हमें तो केवल इतना पता होना चाहिए कि वेग, यहाँ पे गति दी हुई है, ठीक है, वेग दिया हुआ है तरंग में और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है और आवर्ती हमसे पूछिए, तो हमें तो सूत्र में रखना है। तो वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। आवर्ती बराबर कितना हो जाएगा, आवर्ती बराबर वेग बटे तरंग दैर्ध्य। हमसे आवर्ती पूछी है तो वेग बटे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, आवर्ती बराबर सूत्र में से निकाल लो। अब वेग कितना है, वेग है 25, वेग है 25 और तरंग दैर्ध्य कितना है 125। तो 25 को 125 से डिवाइड करोगे, 25 पंजे 125, 1/5, 1/5 का मतलब है 0.20, ठीक है। तो 0.20, अब हमने क्या निकाला है, आवर्ती निकाली है। आवर्ती किस में आती है, हर्ट्ज में आती है। तो 0.20 इज़ दी राइट आंसर। आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया होगा। किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। हाँ, तो आवर्तकाल और आवर्ती में तो उल्टा संबंध होता है, तो T बराबर 1/n होता है, ठीक है। T बराबर 1/n होता है। आवर्तकाल और आवर्ती में उल्टा संबंध होता है, जैसे हमारी तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में होता है, ऐसे ही आवर्ती और आवर्तकाल में भी उल्टा संबंध होता है। T बराबर 1/n लिखा जाता है। n होता है आवर्ती और T होता है आवर्तकाल। तो अगर आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा, जब तरंग की तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो 50 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो गया और 5 से जब इसे करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 सेकेंड उसका आवर्तकाल हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। आगे चलते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर की ओर दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों की चर्चा हुई है। मैंने बताया कि जब भी कोई तरंग ऐसे तरंग तो आगे निकल गई लेकिन उसके जो कण है वो दोलन करते रह गए 90 डिग्री पर, ठीक है, लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में कौन सी होगी, अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। अनुदैर्ध्य वह थी जो कण की दिशा के साथ साथ चल रही थी, वो अनुदैर्ध्य तरंगें थी। और जो कण की दिशा की लंबवत ऐसे काम करती रह गई और तरंग आगे निकल गई तो वह अनुप्रस्थ तरंगें है, ठीक है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 4 सेकंड है और आवर्ती कितना होगा, तो समय अंतराल यानी कि T दिया हुआ है। T बराबर हमने पढ़ा, T बराबर 1/n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आवर्ती n बराबर कितना हो जाएगा, 1/T हो जाएगा, ठीक है। T इधर चला जाएगा, n ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/0.04। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100/4। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 हमने क्या निकाला है, आवर्ती निकाली है। तो 25 हर्ट्ज इज दी राइट आंसर, ठीक है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, तो समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं, देखो लहरों के साथ साथ ही वो कंपन करती हैं ऐसे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पानी में खूब अंदर तक जा रही हैं या नहीं, जो लहर है ऊपर उसके साथ साथ ही वो कंपन करती रहती हैं, आगे चलती रहती हैं। तो समांतर काम कर रही हैं तो कैसी हो जाएंगी, समांतर काम करने वाली अनुदैर्ध्य, ठीक है। समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हमने बताया कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगें
द्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती ध्वनि वाली। ये सारी की सारी जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये सारी की सारी कौन सी है, ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। लेकिन ध्वनि कौन सी है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा है कि कोई नाव रोकी गई है और जो तरंग का ऊपरी सिरा है इतने मीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरे का वेग इतना है, ठीक है। तो ये हमें तरंग ऊपरी सिरा से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, ये तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, हमें हमारे पास वेग है और तरंग दैर्ध्य है, तो आवर्ती बराबर वेग बराबर आवर्ती गुना समय होता है, वेग बराबर आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य, आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य। तो आवर्ती बराबर कितना हो जाएगा, आवर्ती बराबर हो जाएगा वेग बटे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो वेग कितना है, 25 है, वेग 25 है और तरंग दैर्ध्य 100 है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 0.25 हर्ट्ज, 0.25 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग को लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है 2 लगातार संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना कि ये थोड़ा सा इससे हल्का सा हटके टॉपिक है, लेकिन कुछ नहीं है। जो ये पूछना चाह रहा है, दो लगातार ऐसे एक बार ऐसे गई एक बार ऐसे गई, तो इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, इस पूरे को तरंग दैर्ध्य बोल रहे हैं। और कुछ नहीं पूछ रहा है ये इसी तरह पूछ रहा है। देखो, दो लगातार संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है जब अनुप्रस्थ तरंग में दो पास सरग और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है। संपीड़न और विरलन प्रक्रिया अनुदैर्ध्य तरंगों में शामिल है, ठीक है। जिन माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की गति की दिशा में होता है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इन्हें संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और विरलन, ठीक है। माध्यम क्या होगा, माध्यम ऐसे जो जिस भी चीज़ में ये अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी वो कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा। तो ऐसे इसमें विरलीकरण और सघनता दोनों होती है, ठीक है। संपीड़न, एक तरंग का वेग और आवर्ती f है, तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा है। तो इनमें से क्या होगा, तो v बराबर हमने पढ़ा, v बराबर n और आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, तो n इंटू लैम्बडा हो जाएगा। v बराबर n इंटू लैम्बडा। तो इसमें जहाँ भी होगा n को, अच्छा n नहीं लिखा इसने, आवर्ती को f लिख दिया, ठीक है। तो f इंटू लैम्बडा, v बराबर f इंटू लैम्बडा, ये हमारा सूत्र पूछा इसने। आवर्ती और कालावधि मतलब आवर्तकाल में संबंध क्या होता है, तो मैंने बताया t बराबर 1/, यहाँ पे आवर्ती को म्यू से डिनोट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो n से भी डिनोट कर देते हैं और म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। आवर्ती को जिससे कहेगा उससे वो आपको समझना होगा कि म्यू से डिनोट किया हुआ है। तो t बराबर 1/μ, तो t आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है और वेग दे दिया और आवर्ती दे दी। तो v बराबर n इंटू लैम्बडा ये होता है। तो तरंग दैर्ध्य का मान पूछ रहा है, लैम्बडा बराबर v/n हो जाएगा, ठीक है। वेग बटे आवर्ती हो जाएगा। तो वेग का मान कितना है, वेग का मान 380 है, आवर्ती का मान 840 है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, इन्हें डिवाइड करके 0.45 आ जाएगा, 0.45 मीटर, क्योंकि लैम्बडा का मान मीटर में आएगा, ठीक है।
0.45 मीटर। इससे इसे काटोगे तो 0.45 बार कट जाएगा। आगे चलते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तो तरंग तरंग लंबाई यानी कि तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? लैम्बडा से। तो लैम्बडा ये पूछ रहा है कि किससे डिनोट कर रहे हैं? लैम्बडा से डिनोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बीच के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे हमारी अपश्रव्य तरंगे हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, समांतर काम करते हैं उसमें कण, और जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उसमें समांतर काम नहीं करते, उसमें लंबवत काम करते हैं। कण तरंग की दिशा के लंबवत काम करते हैं। तो यही बस थोड़ा अंतर है, और इसी को ये पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा है, 2018 में पूछा है, तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके बारे में ही बताया है। प्रकाश की चाल नॉर्मली पूछ लेता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नोट करने वाला बात है। ठीक है, कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? फिर से पूछा है, तो फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। तो हमें देखो, तरंग दैर्ध्य अभी हम निकालते हैं, तरंग से आवर्ती भी निकालते हैं, तरंग की गति भी निकालते हैं, लेकिन हमने कहीं ऊंचाई की बात नहीं करी। जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है अब तक, वहाँ पे तरंग के बारे में ऊंचाई नहीं आई है। तो जब ऊंचाई के बारे में बात नहीं हुई, वही पूछ रहा है कि इसकी तरंग की प्रकृति नहीं है, तो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती ऊंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आप लगा देखा, ALP में आया है, जिसके लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, ध्वनि तरंग इतनी गति कितनी है? 339 गति है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो हमने पढ़ाया है, वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तो आवर्ती बराबर वेग बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो वेग कितना, वेग हमें दिया हुआ है 339 और तरंग दैर्ध्य 1.5। जब इससे हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा। तो जब इसे डिवाइड करोगे 15 दूनी 30 और फिर कितना बचा? 39 बचा, फिर 15 दूनी 30 और 15 × 90। तो ये आ जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देख सकते हैं, अगर मेरा करना समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सूत्र में रख के आप निकाल सकते हैं आराम से। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो तरंग दैर्ध्य, हमने बताया, दुगुनी हो जा रही है तो तरंग दैर्ध्य उसकी आधी हो जाएगी। जितना उसे दोगुना करेंगे उतना ही उसे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, उतने से ही उसे भाग करना पड़ेगा दूसरी चीज़ को। तो आगे चलते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है और उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है और उनके बीच की तरंग दैर्ध्य को, तो सीधी सी बात है, वो पूरी दूरी पूछ रहा है, तो उसकी पूरी दूरी को L से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करेंगे पूरी दूरी से ही, तो L से ही डिनोट करेंगे क्योंकि उनके बीच की पूरी दूरी L ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो उसका जो आयाम होता है रेडियो में जो ध्वनि होती है वो कैसे बढ़ाई जाती है? वो आयाम क्या थी? आयाम था शृंग और ग्रत। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी, इनके आधार पर इसे आयाम बोलते हैं और इनके आधार पर ही रेडियो में आवाज़ का कम और बढ़ना होता है। ठीक है, किसी माध्यम में एक कण, हमें समय दे दिया
और कंपन पूरा करता है 40 कंपन पूरा करता है, 40 कंपन। तो आवर्ती पूछ रहा है, तो आवर्ती का सूत्र क्या है, n बराबर 1/t यानी कि समय। तो एक चक्कर में समय, एक चक्कर में जितना समय लेता है उसे आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो चक्कर कितने हैं हमारे पास, 40 चक्कर हैं, 40 कंपन है। ठीक है, सॉरी, एक कंपन में जितना समय लेता है, तो 40 कंपन है और कितने कितने समय में ले रहा है, 2.5। तो n बराबर हो जाएगा 16। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 इज दी राइट आंसर। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती सभी को कहा जाता है। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषताएं ये तरंग में होती हैं। ठीक है, कोई भी तरंग हो उसमें चाल भी होगी, आयाम भी होगी, तरंग दैर्ध्य भी होगी, आवर्ती भी होगी। ठीक है, कोई भी तरंग हो इसकी सारी विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। तरंग का आयाम डैश होता है, तो माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, उसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। किसी भी तरफ की दूरी को आयाम बोल रहे हैं। ये उसका मध्य अगर तरंग ऐसे जा रही है तो उसके कण ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, तो एक तरफ जितनी दूरी तली उसे आयाम बोल रहे हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाते हैं, तो तरंग की आवर्ती कितनी होगी, 40 शिखर और 40 ही गर्त बना रहे हैं, तो आवर्ती कितनी होगी, तो 40 चक्कर हो गए, 40 शिखर 40 गर्त में 40 चक्कर हो गए, तो 40 चक्कर कितने समय में, 0.3 समय में, तो आवर्ती निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 133.33 हर्ट्ज आ जाएगा। आगे चलते हैं। आवर्ती डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो आवर्ती किस में दर्शाई जाती है, हर्ट्ज में। आवर्ती हमारी हर्ट्ज में दर्शाती है और वो प्रति सेकंड ही घटना को मापती है। आगे चलते हैं। तो आवर्ती का जो मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड, और कंपन प्रति सेकंड को ही क्या बोल रहे हैं, हर्ट्ज बोल रहे हैं। ठीक है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। जब भी माध्यम में कणों का उच्च घनत्व, जब भी घनत्व ज़्यादा होगा तो संपीड़न अधिक होगा। ठीक है, संपीड़न अधिक होगा जब भी घनत्व ज़्यादा होगा ध्वनि में। आगे चलते हैं। यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त की मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा। एक सुरंग है और इसके गर्त की क्रमागत मध्य दूरी L है, तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा। सुरंग और गर्त की मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य 2L हो जाएगा। सुरंग और गर्त की मध्य दूरी L है, देखो ये सुरंग है, इसकी मध्य दूरी L है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी मध्य दूरी यहाँ से यहाँ तक L है, तो तरंग दैर्ध्य तो पूरा मापेगा, पूरा एक चक्कर, तो कितना हो जाएगा, L + L 2L हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2L इज दी राइट आंसर। ठीक है, यही इसने बताया यहाँ पे। आगे चलो। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी। तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे लंबी होगी ये बता रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो जिसकी सबसे कम आवर्ती होगी उसी की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का उल्टा संबंध है, तो आवर्ती दी हुई है तो आवर्ती का संबंध तरंग दैर्ध्य के साथ उल्टा है, तो 100 हर्ट्ज वाली आवर्ती की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, 400 वाली की, क्योंकि इसकी आवर्ती बढ़ेगी तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। एक श्रोता 4.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है, तरंग की आवर्ती ज्ञात करें। तो 20 शिखर और गर्त, तो चक्कर उसकी कंपन कितने हो गए 20, और कितने सेकंड में,
4 सेकंड में। तो क्या निकल जाएगा, आवर्ती निकल जाएगी। ठीक है, समय से हमने कंपन की संख्या को भाग दे दिया तो आवर्ती आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 यहाँ चली जाएगी, 4 पंजे 20, 50 हो जाएगा, 50 हर्ट्ज आवर्ती आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 500 हर्ट्ज आवर्ती का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्सर्जित करता है, तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्ती और हाँ हम निकाल लेंगे कि उसकी आवर्ती इतनी है और तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो उसका वेग निकाल लेंगे 500 गुना 0.4। ठीक है, 500 गुना 0.4 से उसकी हम वेग निकाल लेंगे। तो तरंग का वेग आ जाएगा हमारे पास, तरंग का वेग हो जाएगा 4 पंजे 20, 200। तरंग का वेग आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। जब हमारे पास वेग आ गया और हमारे पास कितनी है, दूरी है, दूरी कितनी है, 600 मीटर की दूरी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो 600 को जब हम 200 से भाग देंगे, 600 मीटर की दूरी तय करनी है 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो 200 से जब 600 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 सेकंड में वो उसे पार कर लेगी। ठीक है, 3 इज़ दी राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में है तो यहाँ से सीख सकते हैं कि हमने क्या निकाला है। पहले हमने वेग निकाल लिया तरंग का, और फिर हमें जितनी दूरी तय करनी थी उस दूरी को हमने वेग से भाग दे दिया, तो समय आ जाएगा। ठीक है, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है, तो तरंग के गर्त की गहराई को आयाम कहा जाएगा। इस चीज़ को हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक जैसे तरंग है तो इसका एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे, तो यहाँ इसे आयाम कह रहे हैं या फिर इसे आयाम कह रहे हैं। ठीक है, किसी माध्यम के घनत्व के एक दोलन को पूर्ण करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, तो तरंग का समय काल कहते हैं। ठीक है, दोलन पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसे तरंग का समय काल कह रहे हैं, आवर्त काल कह रहे हैं, कुछ भी दोनों में से एक कुछ भी नाम दे देगा, समय काल या आवर्त काल। ठीक है, क्या कह रहा है, ये ऐसे और ऐसे एक दोलन पूरा हो गया, तो इसमें जितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक, पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बात हुई थी कि इसी इतनी दूरी को तो कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य, और इसमें लगने वाले समय को कह रहे हैं आवर्त काल। ठीक है, 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवर्ती दे रखी है, चाल दे रखी है, तो समय बताना है। तो क्या निकाल लेंगे, तो इसमें हमें 500 मीटर चाल की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब भी हमें आवर्ती दी हो और समय अंतराल पूछा हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 1/20 से डिवाइड कर देंगे, तो आवर्त काल आ जाएगा टी। ठीक है, तो 0.05 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसमें 500 की ज़रूरत नहीं है हमको। आगे चलते हैं। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु और हवाई अड्डों में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टर द्वारा हम क्या पढ़ रहे थे, डॉक्टर द्वारा एक्सरे किरणें पढ़ रहे थे, डॉक्टर द्वारा एक्सरे किरणें, और एक्सरे किरणें ही हमारी हवाई जहाज में यूज होती हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। शुरुआत से बात हो रही है कि 10⁻10 से लेकर 10⁻−10 से लेकर 10⁻−8 तक इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, और आवर्ती 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, रोंटगन ने इनकी खोज की थी। इंफ्रारेड किरण क्या है, इंफ्रारेड किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इंफ्रारेड किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आती है। तो हमने पढ़ा था अवरक्त किरणों के बारे में, जो टीवी के रिमोट में काम आ रही है, उन्हीं के बारे में बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ हो रहा था, कोहरे में फोटोग्राफी करने में इनका प्रयोग होता है, टीवी के रिमोट में कंट्रोल में इन्हीं के किरणों का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेगा, टीवी के रिमोट में किस किरणों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम पूछ रहा है।
तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम हम जिसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही थी, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हम ऊपर को बढ़ते जा रहे थे तो कम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब हमने उस सबसे पहले पेज को कवर किया था तो गामा किरणें सबसे लास्ट में थी। तो कितना था, 10⁻⁻14 से लेकर कितना था, 10⁻⁻10 तक तरंग दैर्ध्य थी इनकी। और ये कहाँ तक जाती हैं, 10⁻4 तक जाती हैं। ठीक है, ये इसने सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने किसकी खोज की थी, ये आप नोट कर सकते हैं। मार्कोनी ने की थी दीर्घ वाली और हर्ट्ज ने की थी सूक्ष्म वाली। अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल ने, दृश्य किरणों की न्यूटन ने, पराबैंगनी की रिटर ने, एक्सरे किरणों की रोंटगन ने और बैकुरल ने की थी गामा किरणें। बैकुरल ने तीन चीज़ की खोज की थी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनकी तरंग दैर्ध्य का पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ये आप नोट कर सकते हैं कि 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻4 क्या चीज़ है, इसके बीच में ही इन सबको रखा गया है। ठीक है, जिनकी स्पीड इनके बीच में है या दूरी जो इतनी दूरी में अपना एक चक्कर पूरा करती है, उन्हीं को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और ये 7 प्रकार की हैं। ठीक है, ये 7 हैं। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, तो यहाँ से सीधा सीधा पता लगता है फिर से कि दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, न्यूटन जी ने की थी। तो यहाँ पे आप जो लगा सकते हैं, पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो सूर्य से सबको पता है कि पराबैंगनी किरणें आती हैं। ठीक है, ये हानिकारक है और इनकी जो आवर्ती या तरंग दैर्ध्य है वो आप नोट कर सकते हैं। कौन सा किसी ध्वनि तरंग की प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या, तो संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, दोलनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इकाई समय में आवर्ती बोलते हैं। ध्वनि की आवर्ती n तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और चाल v। तो दोबारा पूछा तो v बराबर n इंटू लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, n इंटू लैम्बडा, v बराबर n इंटू लैम्बडा, सी हो जाएगा आंसर। तरंग दैर्ध्य आवर्ती इतनी दे दी और चाल दे दी। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो v बराबर n इंटू लैम्बडा था, तो लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा बराबर v/n हो जाएगा। v कितना है 36 और n कितना है 50, तो 36/50 से आंसर आ जाएगा। 36/50 से क्या आएगा, 0.72 मीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, नई वाली पूछ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड, साउंड से पता लगा लेना। अल्ट्रासाउंड जो किरणें हैं वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, वे पराश्रव्य तरंगे हैं। सुनने के आधार पर काम करता है वो। ठीक है, सुनने वाली किरणों के आधार पर काम करता है। ठीक है, इंफ्रारेड भी विद्युत चुम्बकीय है, रेडियो भी और माइक्रोवेव भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत में कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है लंबवत में करे। ठीक है, समांतर में करें, समांतर में अनुदैर्ध्य करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अनुदैर्ध्य पूछता तो भी आंसर हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यही कुछ क्वेश्चन थे जिनके लिए आपको ये वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को अगर दोबारा समझ में ना आए तो दोबारा से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।